जिनके मन में ये विषय था कि क्यों नहीं पूर्वांचल के लोगों को मौका मिलता है छात्र संघ में नेतृत्व करने का। पूरब हमेशा से पूरी दुनिया में एक ऊर्जा का केंद्र रहा है, क्योंकि सूरज भी पूरब से निकलता है और पूर्वांचल की अपनी भूमिका पूरे देश के निर्माण में। वो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति यूपी और बिहार में हुई। वो जाति के नाम पर तोड़ने की बात हुई, चाहे माफियाइज्म को सेलिब्रेट करने की बात हुई, इस देश की भोली भाली जनता को भटकाने का बरगलाकर कुछ वोट पा लेने की पूरी राजनीति का एक हिस्सा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। क्योंकि जाति सिर्फ नाम के आखिरी में लगी हुई टाइटल नहीं होती है, उसके साथ साथ उसका बहुत पुराना अपना इतिहास होता है। अगर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर इतने सारे लोगों को मजबूत करने का काम किया तो उनकी जाति को उन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि हम सभी को पहली प्राथमिकता भारतीय होने की देनी चाहिए। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। ये तो विपक्ष की साजिश है। विपक्ष हमेशा से सनातन धर्म को लेकर राजनीतिकरण उसका करता रहा है। बलिया, मऊ, गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति, जिसको मिर्जापुर और उसमें यहाँ के लोगों ने देखा है, उससे बहुत अलग है। बलिया में एक कहावत है कि पूरा देश एक तरफ और बलिया देश एक तरफ। समाज का कि सोचने का जो पैटर्न होता है, जो सोचने का तरीका होता है, वो उसके इतिहास से जुड़ा होता है। तो जो मैं एक लाइन बोल रहा था कि जो वीरों की धरती, सपूतों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, हमारा देश नया नया लोकतंत्र हुआ और वहां पे कुछ लोगों ने तुष्टीकरण किया, इसका दुरुपयोग किया और उन्होंने एक नई फिजा, एक नई, जैसे जो अभी मिर्जापुर में और रक्तांचल में जो दिखाया जाता है, इस तरीके का सही मायने में लोगों के बीच में भय और डर का माहौल बनाने का काम किया। तो भारत का जो 5 ट्रिलियन जो मैं भी बोल रहा था इकोनॉमी में जो योगदान होने वाला है, सबकी नजर उत्तर प्रदेश में है कि सबसे पहला 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ यूपी बाहर निकलेगा। नमस्कार गाइस, सीन क्या है कि एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ पॉडकास्ट पे दूसरी बार शक्ति सिंह भाई आए हैं। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। ये पूर्वांचल से पिछले 3 डेकेड में आने वाले डूसू के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने हाईएस्ट मार्जिन से डूसू का इलेक्शन जीता था। ये बीजेवाईएम के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है और ये बीजेपी के वेस्ट बंगाल इंचार्ज है। तो पहले तो थैंक यू सो मच भाई अगेन पॉडकास्ट पे आने के लिए। पिछली बार जब आप पॉडकास्ट पे आए थे तो आपने अपने डूसू के चुनावों के बारे में हमने बात करी थी। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उस समय लोगों को आपकी जर्नी के बारे में, बहुत सारे लोग तक वो पॉडकास्ट पहुंचा था, बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर भी हुए थे। तो थोड़ा अगर आप अपनी उस जर्नी के बारे में थोड़ा और अच्छे से बताएं, फिर हम आगे और डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। पहले तो थैंक यू अखिल भाई यहाँ बुलाने के लिए। और पिछली बार भी जैसा मैंने बताया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आने से पहले मेरी शिक्षा, मैं रहने वाला मूलतः बलिया का हूँ और लेकिन मेरा शुरुआती पढ़ाई मऊ में हुई है। उसके बाद चर्चों में भी रहा जी हाँ जी, उसके बाद स्कूलिंग मेरी नैनीताल से हुई। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया। मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद, और 2016 में मुझे लगता है कि पूरे देश में जेएनयू का छात्र संघ का एक अलग रूप लोगों को देखने को मिला। तो वहाँ पे मेरा विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की तैयारी किया गया और पूर्वांचल से होने के कारण, दिल्ली से बाहर से होने के कारण तमाम सारी समस्याएं भी आई, लेकिन सबने बहुत मजबूती से साथ दिया और हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत पाए। छात्र संघ की सब अपनी अपनी कहानियां होती हैं। मेरे में बहुत इंटरेस्टिंग ये रहा कि मुझको, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं अकेले आया था। मेरे 1-2 दोस्त थे और देखते ही देखते 1 साल में तमाम सारे ऐसे लोग जुड़े जिनके मन में ये विषय था कि क्यों नहीं पूर्वांचल के लोगों को मौका मिलता है छात्र संघ में नेतृत्व करने का। और वो सभी लोग साथ आकर जुड़े
उसके बाद तमाम सारे मुद्दे थे, तमाम सारे विषय थे जो बाहर के छात्रों को लेकर यहाँ पे थे, जैसे हॉस्टल्स के विषय थे, रूम रेंट कंट्रोल का विषय था। उन सब मुद्दों को लगातार उठाया गया मेरे माध्यम से, मेरे संगठन के माध्यम से। और उसमें एक चीज़ देखने को मिली कि उसमें दिल्ली के भी लोग, सभी जाति से, सभी समुदाय से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोग छात्र संघ का चुनाव जीते। भाई अभी आपने पूर्वांचल का नाम लिया, क्या महत्व मायने आपके लिए पूर्वांचल रखता है और क्या आप इसके लिए विजन देखते हैं? इस पूरब हमेशा से पूरी दुनिया में एक ऊर्जा का केंद्र रहा है, क्योंकि सूरज भी पूरब से निकलता है। और पूर्वांचल की अपनी भूमिका पूरे देश के निर्माण में है। यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ से तमाम लोग, ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे देशों में जाके प्रधानमंत्री भी बने हैं। और चाहे हम ब्यूरोक्रेसी की बात लें, चाहे भारतीय राजनीति की बात लें, हमेशा से उत्तर प्रदेश और बिहार का अपना एक मजबूत योगदान रहा है, चूँकि एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार में रहती है। आज हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं। लेकिन पिछला जो समय रहा, जो पिछला पूरा एक कालखंड रहा, वो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति यूपी और बिहार में हुई। वो जाति के नाम पर तोड़ने की बात हुई, चाहे माफियाइज्म को सेलिब्रेट करने की बात हुई, और इससे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी दिनचर्या को, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन तो हम सब लोग देख रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में आज माफिया मतलब अपने वो जान की भीख मांग रहे हैं। और अब बाहर की कंपनियां, हम लोग जब बहुत छोटे थे, मुझे याद है कि कुछ उस समय टाटा अपना कोई प्लांट लगा रहा था, उसके लिए उत्तर प्रदेश आया था, कन्नौज के क्षेत्र में, और बीच में ही उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को लेके वो गुजरात चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें सुनने में आती थी। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि अंबानी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अडानी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाटा इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वही क्षेत्र है, सिर्फ राजनीति का तरीका बदला है, लीडर्स बदले हैं, उसके कारण हम इतना बड़ा परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है। बिल्कुल। मैं अगर हमारी भी बात करूँ ना, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगता है कि अगर यूपी में नहीं काम करा ना, तो आप वो फोमो आने लगता है कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ आज के टाइम पे। और आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो लगता था कि यूपी में नहीं, यूपी से दूर रहना है। कितना बड़ा ये माइंड का पूरा चेंज है, मतलब हमारी थिंकिंग में ही कितना बड़ा चेंज आ गया है, बिल्कुल लीडरशिप की वजह से। बिल्कुल। तो अभी हमने स्टूडेंट इलेक्शंस की बात करी थी। हम देखते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं तो लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, बच्चों को ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती। बट आप एक स्टूडेंट लीडर रहे हो, आप प्रेसिडेंट रहे हो डूसू के, आप किस तरीके से इन इलेक्शंस को देखते हो कि क्यों ये ज़रूरी है होने? मुझको लगता है कि यूनिवर्सिटी से डॉक्टर, इंजीनियर, शास्त्री, तमाम लोग निकलते हैं, उसी तरीके से लीडर्स निकलते हैं। और जो छात्र संघ है वो नर्सरी है राजनीति की। और नर्सरी में जब छात्र संघ में, मेरा अपना खुद का अनुभव है कि मेरा जो दुनिया को देखने का, सोचने का जो दृष्टिकोण था, वो 2018 से, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया और उसके बाद छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उसके बाद अभी तक में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। और जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत हिंसक चुनाव होते हैं, मुझको लगता है कि हर चुनाव में अपनी अपनी कमियां हैं, किसी भी व्यवस्था में कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन उसकी वजह से उस पूरी व्यवस्था को बंद कर देना, उस पूरी व्यवस्था को रोक देना, ये किसी भी चीज़ का निवारण नहीं है। और छात्र संघ में लोग आंदोलन करना सीखते हैं, लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से लोगों को, यूथ की जो समस्याएं उनको जान पाते हैं छात्र संघ में, वो अलग अलग विचारों के लोगों को जोड़ पाते हैं। और जब ये छात्र संघ का जो काल होता है, इस समय जो छात्र आते हैं वो किसी भी एक आइडियोलॉजी से नहीं कनेक्टेड होते हैं, वो स्वतंत्र विचार के होते हैं। जब अपने स्कूल से निकलते हैं तो यहाँ पे उनको
जानने को और समझने को मिलता है कि व्हाट इज़ लेफ्ट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ सेंटर। तो इससे भी बहुत सारे पूरे समाज पे ही इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अभी लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, आने ही वाले हैं मतलब और हमारी वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा हमारा डेमोग्राफ है। तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ ऑफ द कंट्री है, पहले तो मुझे लगता है कि ज़्यादा डिटैच्ड थी, अगर मैं स्पेशली अर्बन एरियाज़ की बात करूँ, रूरल का मेरे को नहीं पता, अब वो भी और ज़्यादा अटैच हो गई है टू द पॉलिटिकल सिनारियो जो कंट्री में चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का यूथ जो है वो इलेक्शंस में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है? आज मुझको लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व्ड अगर कोई है इस लोकसभा चुनाव में तो वो यूथ है। और आज सोशल मीडिया और मीडियाज़ प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरीके से तमाम सारे विषयों पे, तमाम सारे विचारों पे जो चर्चा हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये यूथ है जो समाज के हर वर्ग तक लोकतंत्र, असली लोकतंत्र का क्या रूप है और इस लोकसभा चुनाव के क्या मायने हैं, इस लोकसभा चुनाव से आने वाले भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या यहाँ पे क्या स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम है, क्या एजुकेशंस में क्या पॉलिसी आ रही है, ये सभी चीज़ें सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यूथ जो है वो समाज के हर तबके तक ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी मैंने देखा और मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या 60s में पहुंच गया हूँ क्या वापस। बहुत सारे ऐसे यूथ है जो मुझे लगता है शायद ना देखते हो मैनिफेस्टो जैसी चीज़ को, बट मैनिफेस्टो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे। जैसे हमने बीजेपी की सरकार में देखा कि वो जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर भी करते हैं। किस तरीके से एक मैनिफेस्टो ज़रूरी होता है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, और जो अब कांग्रेस पार्टी का जैसे मैनिफेस्टो आया है उस पर आपका क्या टेक है कि वापस वो कास्ट की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात हो रही है? मैनिफेस्टो में बीजेपी के मैनिफेस्टो का ये मतलब है कि विपक्ष इसलिए परेशान हो जाता है कि बीजेपी अपने पूरे वादों को पूरा कर रही है। और ये पिछले इस पूरे टेन्योर में हम लोग ने जिस प्रकार से इतने पुराने जो पेंडिंग डिसीजंस थे उसको लिया हमारी पार्टी ने, हमारे सरकार ने, तो ये तो इससे पता चलता है कि कितना दृढ़ संकल्पित है हम लोग मैनिफेस्टो को लेके और जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करने के लिए, उसकी डिलीवरी के लिए। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी का जो इनके न्याय यात्रा चल रही थी, जोड़ो न्याय यात्रा 2, जोड़ो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें से राहुल गांधी जी के मैं जितने भी उनकी यात्रा में जितनी भी राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही थी उसमें मैं जितनी भी स्पीचेज उनकी सुन रहा था, वो सिर्फ समाज को फिर से तोड़कर उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिस व्यवस्था से कांग्रेस इतने सालों तक रूल की है। वो दलितों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो दलितों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो दलितों को जो अधिकार मिल रहा है उसको उससे वंचित रखने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, वो अपनी मैनिफेस्टो को लेके कितना सीरियस रही है ये, और उनके जो नेता हैं वो तो संसद में पास हुए अधिनियम को फाड़ देते हैं, तो वो अपने मैनिफेस्टो को लेके कितना सीरियस होंगे ये हम सब जानते हैं। लेकिन चुनाव में इस देश की भोली भाली जनता को भटकाने का, बरगलाकर कुछ वोट पा लेने की पूरी राजनीति का एक हिस्सा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। शाम दाम दंड भेद, जैसे मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि इंदिरा जी के टाइम पे हम ये यूज़ किया करते थे, अब वापस ही देखने को मिल रहा है कि कुछ भी करके बस सरकार हमारी बन जाए, बिल्कुल, ताकि हम वापस उस रास्ते चले जिस रास्ते चलते आ रहे थे इतने सालों से। हम देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष, कई पार्टियों का तो जन्म इसीलिए हुआ कि कांग्रेस का विरोध करते करते, लेकिन आज वो सारी पार्टियां एक मंच पर आकर खड़ी हैं। तो वो राजनीति का ये रूप भी होता है, ये हमको इस बहुत शर्मनाक है इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है। दुख होता है कि लोग इनको बिलीव, कुछ अगर लोग कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं। मतलब मुझे तो मैं वाकई ये चीज़ समझ नहीं पाता
कि आप इन सारे लोगों को जब एक स्टेज पे खड़े हो गए, कहीं भी देखते हो, बॉम्बे, दिल्ली, आप शोज करते हैं, कि आप इनको ट्रस्ट भी कैसे कर सकते हो ऐसे लोगों को? बिल्कुल कि बीजेपी के आजकल ऐड भी आ रहे हैं बहुत अच्छे कि 10 लड़कियां एक लड़की से रिश्ता कराने जा रहे हैं। बिल्कुल वही वाली बात है। जाति की अभी बात हुई, कांग्रेस करती रहती है जाति, कास्ट सेंसस, ये वो। ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि पेजेस बने हुए हैं, हिंदूवादी पेजेस बने हुए हैं, उसके अंदर जातिवादी और पेजेस का ब्रांच बना हुआ है, और उस पर कमेंट सेक्शन देखो तो यूथ सुबह से लेके शाम तक वॉरफेयर कर रहे हैं वो कि हम सुपीरियर है। इस चीज़ पे आपका क्या टेक है? कैसे इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, और कैसे एक हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी फर्स्ट है, बिल्कुल बाकी सब बाद में आता है। लेकिन जब ये वाली आइडेंटिटी ऊपर आ जाती है आपकी नेशनल आइडेंटिटी से, तो गड़बड़ होने लग जाती है। उस पर आपका क्या टेक है?